हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स का। करने जा रहे हैं नया चैप्टर ग्रेविटेशन। आप सबने सुना हुआ है, कॉमन सा वर्ड है ग्रेविटेशन। हर कोई बताता है आपको ग्रेविटेशन होता क्या है। हेलो, फालतू ना बात करते हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि ग्रेविटेशन होता क्या है और इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कुछ रहेगा। हाँ चलो चलते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा। देखो ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन इसमें एक्चुअली हम टू टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशन सिंपल बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को जो अर्थ है अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, जैसे ये आई, ये नीचे आई, अट्रैक्ट करिए उसने। ठीक है, ये क्या हमारा जी हो गया, हमारा ग्रेविटेशन हो गया। ग्रेविटेशन के कारण हम खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, वरना चंद्रमा की तरह हम से लहराते, हम हवा में उड़ते। ठीक है, तो नंबर 1 पे चलते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो देखो न्यूटन लॉ हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि देखो ग्रेविटेशन जो वर्ड है, देखो न्यूटन की वजह से न्यूटन ने दिया था ये। ठीक है, आपको इसका एग्जांपल पता है, थ्योरी पता है, ज़्यादा पीछे ना जाते हुए हम डायरेक्ट बोलते हैं। देखो इसमें हमारे दो मास होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, ये दो मास होते हैं और जो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, तो उसको मैप से डिनोट करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो फोर्स होती है हमारी, जो उनके बीच में, दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है दोनों के बीच में, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। वो प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई होता है। फोर्स प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ ऑफ मास, दैट इज कॉल्ड एज एफ प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एफ, फिर अगेन हम करते हैं। आप देखो आर हम किससे डिस्टेंस, हम आर को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर क्या करें, फोर्स proportional to 1 by r square, force 1 proportional to 1 by r square, that is called as F is equal to z means gravitational constant, g means gravitational constant, g m1 m2 upon r square। जो फोर्स होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल दैट इज कॉल्ड एज हमारा ग्रेविटेशनल, जिसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कांस्टेंट। ओके, दैट इज कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और इसी की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया जी, और हमारा ये मास था जो ये, इसकी जगह हमने जी रख दिया। और m1 m2 जो हम दोनों के मास है, जो m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लायर है, उसको हमने कर दिया और अपॉन में r स्क्वायर। फिर आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, जैसे कि अब किसी ने बोल दिया, फिर बोल दिया जैसे हमने बोलते थे कि f इज इक्वल टू, ये लिख दिया हमने जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब कोई आपको बोले कि इसमें जी निकालो, जी कांस्टेंट करके दिखाओ, तो भाई जी निकाल लो, जी इसको नीचे ले आओ और f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2, तो ये हो जाएगा हमारा। जी कांस्टेंट निकालो, जी की वैल्यू क्या होती है हमारी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी जी की वैल्यू होगी, इसको नोट कर लो, जी की वैल्यू। जी हमारा कांस्टेंट, ये हमारा क्या होगा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैंने फिर आपको फर्दर बताया था, लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था, जब लास्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी मैंने आपको पूरा करवाया है, उसमें मैंने लास्ट थोड़ा सा डिटेल बताई थी इसके बारे में। तो मैंने जी और जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में आपको डिफरेंस बताया था कि स्मॉल जी और कैपिटल जी होता क्या है। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम बोलते हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड जी। स्मॉल जी क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां पे हमारी स्मॉल जी की बात आ जाए भाई, वहां पे समझ लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी कभी कांस्टेंट नहीं होता है, इट्स अ वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। क्या पता इसकी वैल्यू 10 भी हो जाए, यहाँ पे 10 भी हो जाती है। जी इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, 10 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, जरूरी नहीं 9.8 हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कैसी होगी। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू हम मोस्टली मान देते हैं। अगर न्यूमेरिकल अगर आपके पास कोई निकालने आ जाए कि जी की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी, हम जी की वैल्यू रखते हैं, तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम 9.8 रखेंगे। अगर हमें गिवन है कि जी की वैल्यू 10 रखूँ तो हम 10 रखेंगे। ठीक है, इसमें ये सिर्फ डिफरेंस है। अगर हमें गिवन है तो 10 है तो 10 रखेंगे, अदरवाइज जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें जी की वैल्यू 9.8 ऑलवेज माननी है। राइट, तो ये होगी यहाँ पे। अब आ जाओ इधर, हम जब मैंने आपको एक बताई थी, एक हमने एक अर्थ का एग्जांपल लेके बताया था कि हमारी अर्थ है और इसके जो यहाँ पे पोलर है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है। मैंने आपको बताया था कि ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, ये अर्थ के ऊपर क्या हो गया, जो हमारा जी का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अर्थ के ऊपर हमारा जो जी का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर हमारा जो जी का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके, तभी तो बोलते हैं इसको, फिर हम तभी तो बोल देते हैं, देखो इसको तभी हम इसको बोल देते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, आगे बताऊंगा, अभी रुक जाओ। देखो इसमें क्या होता है, फिर हम सेंटर, ये हमारा सेंटर हो गया।
अब हम सेंटर से नीचे गए, सेंटर से नीचे गए तो हमारा क्या होगी, जी की वैल्यू फिर जीरो होगी हमारी। सेंटर से जैसे नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और फिर सुन लो, अगर हम जैसे हमारी ये अर्थ है, हमारा पूरा वायुमंडल है, वायुमंडल से अगर बाहर भी चल जाए, मैंने वर्ड लिख रखा है देखो, 45 अक्षांश 45 डिग्री एंगल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैंने लिख दिया है आउटसाइड ऑफ द अर्थ, या फिर वायुमंडल के बाहर, वायुमंडल से बाहर बिल्कुल अर्थ के बाहर जो हमारा एनवायरमेंट ऊपर, उसमें जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसमें क्या होती है, हमारी जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेसिक से लेके चलते हैं फिर आगे तक करवाऊंगा पूरा, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू आपकी जीरो होगी, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, देखो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे ये अर्थ है, ये पोलर है हमारे, ठीक है, ये अक्षांश और ध्रुव है, ठीक है। ये तो हमारा पोलर हो गया ऊपर, ठीक है, पोलर, ये हो गया हमारा अक्षांश हो गया, ठीक है। अब देखो पोलर की वैल्यू क्या थी, जब बोलते हैं पोलर ऑफ अर्थ, जो अर्थ जो ध्रुव, जो अर्थ का जो ध्रुव होता है उसकी जो वैल्यू होती है 12,714, और जो हमारा अक्षांश होता है जो हमारा ओरिजेंटल में होता है उसकी होती है 12,756 किलोमीटर। इसको हम किलोमीटर में डिफाइन करते हैं, ठीक है, किलोमीटर, ये हो गया हमारा किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर एंड 12,756 किलोमीटर, ये हमारी क्या होगी, हमारी पोलर और ध्रुव और अक्षांश की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर हम चलते हैं, देखो अगर हम देखो जो ये 12,756 किलोमीटर है हमारा, जो हम अक्षांश से पोलर की तरफ चलते हैं, अक्षांश से ध्रुव की तरफ चलते हैं, अक्षांश से ध्रुव की तरफ चलते हैं, या आप उतार लो उसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक जब मैं बताता हूँ कि भूमध्य रेखा, देखो इसमें क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, पोलर की तरफ जाते हैं तो जी का मान इंक्रीज होता है, जी का मान इंक्रीज होता है। मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। मैं इसमें करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, हिंदी वाले सुन लो भाई ध्यान से। भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा से मतलब इक्वेटर से, हिंदी में इंग्लिश वाले सुन लो, इक्वेटर से पोलर की तरफ, पोलर की तरफ जाते हैं तो जी का मान यानी वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा इक्वेटर होगी, ये हमारा पोलर हो गया, इसका हो गया 12,756 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जी का मान मैक्सिमम होगा, और अगर यहाँ से यहाँ आएंगे तो जी का मान डिक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा इंक्रीज, ठीक है। अगर हम इक्वेटर से हम पोलर की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से हम पोलर की तरफ जाते हैं तो हमारा जी का मान मैक्सिमम होगा। अगर हम वापस हम उसकी तरफ जाते हैं कि पोलर से इक्वेटर की तरफ नीचे जाते हैं तो हमारा जी का मान कितना होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तभी तो हम बोल देते हैं, देखो तभी हमने इसको, तभी हमने बोला है कि जी इज इक्वल टू, तभी हमने बोला है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में कितना हो गया भाई, कितना, आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। बट देखो अब इस फॉर्मूले में देखो, आपने देखोगा फॉर्मूला हर जगह देखोगा, जी, ये जी होता है, स्मॉल जी बोला मैंने इसको, ये स्मॉल जी है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। देखो जो ये हो गया, ये जो एम है, ये एम, ठीक है, ये ग्रेविटेशन से बिल्कुल छोटा होता है, ये मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, मीन्स ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। ये जो m होता है ये g से ना के बराबर होते हैं, तभी 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 हम बोल देते हैं इसको g इज इक्वल टू जी अपॉन में आर स्क्वायर, g इज इक्वल टू जी अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। वो m तो हमारा क्या, m हमारा नेग्लिजिबल है, m को डिनोट नहीं करेंगे, m को हम डिनोट नहीं करेंगे, m को हम डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम डायरेक्ट बोल देते हैं g इज इक्वल टू जी अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा ये, ठीक है। ये हमारा ग्रेविटेशन का कुछ बेसिक पार्ट हो गया, ताकि आपको पता लग जाए कि वो m कहाँ गया, m को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट, क्योंकि जो इसका जो मास होता है इसके अकॉर्डिंग और इन सब के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिल्कुल ना होता है। अब ग्रेविटेशन तो कितना बड़ा होगा, मास कितना हो गया, इसका मास और ग्रेविटेशन देखो मास कितना हो गया, तो कुछ भी नहीं, इसका ना के बराबर है वो, ठीक है। तो जी इक्वल टू जी अपॉन में आर स्क्वायर हम यहाँ पे उसका काउंट कर लेंगे, ओके। तो जी इक्वल टू जी अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका ना के बराबर कर देंगे, और ये पोलर से हम क्या करेंगे, इक्वेटर की तरफ हमारा डिक्रीज होता है, और इक्वेटर से पोलर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होता है, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द अर्थ, ब्रह्मांड के बाद चारों तरफ क्या होगा हमारा, ये क्या, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इनसाइड केंद्र से हमारे सेंटर से नीचे जाएंगे तो भी हमारी जीरो हो जाएगी, बट ऑन द अर्थ हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, सेंटर टू अर्थ तो मैक्सिमम हो जाएगी, ये बात इसको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि
अब हम नेक्स्ट चलेंगे लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, बेसिक बेसिक से पॉइंट नोट कर लो। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, हिंदी वाले सुन लो। ग्रहों की गति के नियम, ठीक है, किसने दिए थे भाई? केपलर ने। इंग्लिश में केपलर, केपलर ने दिए थे, ठीक है। इसके तीन लॉ है, इसके तीन नियम है। लॉ ऑफ केपलर, ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है देखो, फर्स्ट आपने सुना होगा, देखो ये हमारा सेंटर, ये भी सेंटर, इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, ठीक है, और ये हो गया हमारा अर्थ। इसका मतलब क्या कहता है देखो, इसका मतलब क्या कहता है, इस फर्स्ट लॉ में क्या कहता है केपलर कि इसके क्या होते हैं, इसके हमेशा 2 सेंटर होते हैं, ठीक है, इसके 2 सेंटर होते हैं, इसके 2 सेंटर होते हैं, यानी केंद्र होते हैं, इसके 2 केंद्र होते हैं, ठीक है, इसके 2 केंद्र होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, ये हमें, ये इसका फर्स्ट क्या है, ये हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। इलिप्टिकल का मतलब दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार में होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इलिप्टिकल हो गया। देखो इलिप्टिकल क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, या तो ऐसे कर लो, ये भी इलिप्टिकल हो गया, या फिर ऐसे कर लो, ये भी इलिप्टिकल हो गया। इसको बोलते हैं हम दीर्घवृत्ताकार, मतलब ना तो ये पूरा वृत्त में है, ना ये पूरा उसमें है, ठीक है। ये किस में है, ये इलिप्टिकल शेप में है, इलेक्ट्रिकल शेप में, इसको बोलते हैं हम दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। ये अर्थ हो गया, ये सेंटर हो गया S1 एंड S2। आप इसमें चलते हैं, देखो इसमें इसने ये बताया था कि जो जैसे हमारी ये जो अर्थ हमारी ये जो मूव करती है, ठीक है, ये सन के इसके इस चारों तरफ ये मूव करती है, तो इसमें बताया कि इसमें हमारे 2 सेंटर होते हैं, इसमें हमारे कितने 2 सेंटर होते हैं, ठीक है, इसमें 2 सेंटर होते हैं। और ये जब भी ऑर्बिट बनाती है, बस इसका ध्यान रख लो कि फर्स्ट उसमें क्या होती है, जब ये ऑर्बिट बनाती है तो ऑर्बिट में क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बनाती है, ठीक है, या तो फिर ऐसे बनाएगी इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, S1 यहाँ जाएगा, S2 यहाँ जाएगा और अर्थ यहाँ जाएगी। मेरा मतलब कहने का है कि जब भी ये आएगी फर्स्ट उसमें, तो दीर्घवृत्ताकार में आएगी, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही मतलब हमेशा मूव करेगी, मतलब इसमें बनाएगी कि फर्स्ट इसका लॉ केपलर का यही कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। सेकंड में चलते हैं हम, सेकंड नेम क्या कहता है हमारा, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या कहता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये फिर से दोबारा हमारा क्या हो गया, S1 सेंटर टू S2, ठीक है, ये होगी हमारी अर्थ, ठीक है, ये होगी हमारी अर्थ, ठीक है। इसमें क्या करता है देखो, इसमें हमने क्या करते इसने एक क्षेत्र का नियम दिया, इसने एक एरिया का लॉ दिया इसने कि एक एरिया है पर्टिकुलर, इसके बारे में हमें बताना है कि कैसे केपलर ने इसको प्रूव किया था, कि कैसे केपलर ने इसको प्रूव किया था। इसने केपलर ने ये प्रूव किया था, देखो मैं बताता हूँ केपलर ने क्या प्रूव किया था कि जैसे मेरी ये अर्थ है, देखो ये अर्थ है, ठीक है, और फिर ये मेरी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये सॉरी ये मैं कुछ देखो, ये मेरी अर्थ है। देखो मैं पहले समझाता हूँ आपको, एक मिनट रुको, दोबारा समझाता हूँ। ये मेरा क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में फर्स्ट पहले इसने क्या किया था कि हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, S1 एंड, ठीक है। तो देखो अब देखो, ये पहले अर्थ यहाँ पे थी, अर्थ यहाँ पे थी, ठीक है, अर्थ मूव कर रही है तो ये पहले यहाँ पे थी, तो इसने बोला कि ये सेंटर है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य से अर्थ की कितनी दूरी है, ठीक है। तो उसने मतलब ये कहना ही चाहता है कि इसमें जब भी अर्थ हमारी मूव करेगी, जैसे हमारी एक डायरेक्शन में हमारी अर्थ ने सेंटर से मिलाया तो यहाँ पे थी, सेकंड अब अर्थ यहाँ पे आ गई दूसरी टाइम में, मान लो इसको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम लगा, या सपोज करो इसको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लगा, 10 सेकंड में यहाँ मूव कर गई और फिर यहाँ पे सेंटर इसके बन गया। तो जो ये एरिया बना ना, जो एरिया इसको डिनोट किया है, ठीक है, इसने इसको डिनोट किया कि ये लॉ ऑफ एरिया है। इस एरिया को इसने प्रूव किया कि इक्वल टाइम में
कि इक्वल टाइम में जो हमारा है ये अर्थ जो मूव करती है वो इक्वल टाइम में कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वैप करती है। ठीक है, इक्वल टाइम पीरियड में मेरे कहने का मतलब ये है कि अब देखो जैसे अब अर्थ भी यहाँ आ गई, देखो यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गई, इधर से देख लो, इधर से देख लो, सपोज करो यहाँ भी 10 सेकंड लगे इसको, 10 सेकंड में पहुंच गई। तो फिर जो इसने ये जो एरिया जो टाइम पीरियड में जितना एरिया कवर किया है कि इसने बोला है कि देखो इक्वल टाइम पीरियड में, इक्वल टाइम पीरियड में, ठीक है, इक्वल एरिया स्वैप करेगा, इक्वल एरिया स्वैप करेगा, इक्वल एरिया स्वैप करेगा, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, ये इसने सेकंड हमारा नियम दिया था, सेकंड हमारा नियम दिया था कि इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरियाज को स्वैप करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्वैप एरिया। एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसने ये भी बोला था जो भी हमारी जो एरियल वेलोसिटी है, देखो उसमें इसने बोला था जो एरिया की जो वेलोसिटी है, जैसे इसने ये करा, ये करा, ठीक है, जो हमारी एरियल वेलोसिटी है इसमें देखो, एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमारे हम थर्ड इस पे चलते हैं, इसको नोट करो जल्दी से, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड हम चलते हैं, फिर लॉ ऑफ पीरियड जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम उसको बताएंगे कि इसको कैसे करते हैं, लॉ ऑफ पीरियड को कैसे उसने डिनोट किया और फिर कैसे कैसे हमने आगे काम किया। थर्ड हमारा लास्ट नेम रहता है इसका लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉ ऑफ एरिया हटा करके लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, मतलब इसको है टाइम से डिनोट करते हैं, इसको टाइम से। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बना दिया अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये जैसे ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा हो गया, ये इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया हमारा स्मॉल एक्सिस, स्मॉल एक्सिस, ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस नाम से ही पता लग रहा है, मेजर मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है, जो इसमें क्या होगा, स्मॉल एक्सिस होगा, जो इसमें टाइम पीरियड होगा, जो हमारा टाइम स्केयर होगा ना इसमें, इसने बोला है कि जो हमारा टी स्केयर है वो प्रोपोर्शनल है ए की क्यूब, ए की क्यूब। ठीक है, कि जो हमारा ये देखो, जो इसका जो जितने भी टाइम पीरियड में कवर करेगा ये स्मॉल एक्सिस टू मेजर एक्सिस, ठीक है, उस टाइम पीरियड का स्केयर का जितना भी ये मूव एरिया करेगा, जितना भी मेजर एक्सिस है सारा, ये उसके क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल टू क्यूब होगा, उसके प्रोपोर्शनल टू क्यूब होगा। ठीक है, ये इसने बताया था। और फिर इसी में चलते हैं, देखो आगे हम इसी में क्या चलते हैं, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो देखो सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम जिसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये मेरा क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, ये एक इधर गया, ये एक इधर गया, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक में क्या है कि जितना भी ये टाइम कवर लेगा ना पूरा इक्वल लेगा ये, मतलब जैसे 5 सेकंड में इधर गया और 5 में इधर गया, तो मतलब हार्मोनिक है, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, सेम, ये सेम टाइम पीरियड में इसको मतलब मूव करेगा, सेम टाइम पीरियड में इसको मूव करेगा। 5 सेकंड में इधर गया, 5 सेकंड में इधर गया, अपनी मीन पोजीशन से आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, मीन पोजीशन पे आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, मीन पोजीशन से आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम में ये होता है, ये इसमें बताया उसने टाइम में, टाइम जब जहाँ भी फिर टाइम पीरियड की बात आ जाए उसी में ये मैंने आपको इसी के अकॉर्डिंग बताया कि इसमें जैसे टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब था, तो सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम में भी यही बताया उसने कि सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक का मतलब होता है सेम टाइम में, सेम पीरियड टाइम में वो बराबर क्या कर रहा है, वो अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, और उसमें आ जाता है, फिर देखो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, फिर हमारे काफी सारे पार्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं हम। देखो जैसे क्या हो गया, इसमें हो गया एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। नंबर 2 क्या हो गया हमारा, नंबर 2 क्या हो गया, जल्दी बोलो, फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी जिसको हम एच जेड हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। नंबर 3 क्या हो गया हमारा, नंबर 3 क्या हो गया हमारा, जल्दी से बोलो, वेवलेंथ हो गया हमारा। ठीक है, नंबर इसकी हम क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम में हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की। नंबर 4 में क्या हो गया हमारा, टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, वही मैंने बताया था टाइम पीरियड, इसको हम क्या करते हैं सेकंड में, सेकंड से डिनोट करते हैं, सेकंड से।
अब देखो एम्पलीट्यूड में क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड में मैं बताता हूँ आपको, वही मैंने आपको बताया था जो, सॉरी ये कि सेम टाइम में जितना भी इसका वो होगा एम्पलीट्यूड होगा वो हमें डिनोट करना है। जितना भी हमें जैसे उसका मीन पोजीशन से इसके पास जो लग रहा है, जैसे मीन पोजीशन से जितना भी डिस्टेंस कवर किया, मीन पोजीशन से जितना भी डिस्टेंस कवर किया मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन ये हमारी मीन पोजीशन बीच वाली होती है, मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, सेकंड चलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में सुन लो कितना था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बोला इसने, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बोलते हैं इसने कि जितने भी एक सेकंड में जितना भी इसका चक्कर लगा, मतलब रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/t से कर देते हैं इसको डिनोट। ठीक है, इसको हर्ट्ज इसकी यूनिट है। ठीक है, एक मतलब कि एक सेकंड में जितना चक्कर लगा, एक सेकंड में जितना चक्कर लगा, ठीक है, रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगना, चक्कर लगा एक सेकंड में, चक्कर लगना एक सेकंड में। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, देखो जो इसकी लेंथ है, ये देखो ये और ये, जो इसकी लेंथ ऐसे बनेगी हमारी, ठीक है, ये किसने हुए मतलब तरंग दैर्घ्य, इसकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, कितनी होगी मतलब इसकी वेवलेंथ, वो उसमें हमने डिनोट किया है और उसको हम एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं। फिर हम बताते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ है कितनी होगी इसकी। ठीक है, और देखो जितने जो एक आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी है। ठीक है, मतलब इसकी यूनिट है, वेवलेंथ की यूनिट है। ठीक है, उसको वेवलेंथ की यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम चलते हैं टाइम पीरियड में। टेकन टाइम इन वन रेवोल्यूशन, टेकन टाइम इन वन रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में लिया गया कितना समय। ठीक है, टाइम पीरियड बोलते हैं टेकन टाइम इन वन रिवोल्यूशन। टेकन टाइम इन वन रिवोल्यूशन मतलब एक टाइम में लिया गया, एक उसमें चक्कर में लिया गया कितना समय, कि एक चक्कर जैसे पूरा ले लिया इसने, ये देखो एक चक्कर पूरा ले लिया, इसमें कितना समय लग गया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितना चक्कर इसने मारा, एक सेकंड में जितना चक्कर इसने डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ होगी कि इसकी वेवलेंथ कितनी है यहाँ से इस मीन पॉइंट से लेके यहाँ पर। ठीक है, और एम्पलीट्यूड में क्या हो गया कि एक मीन पॉइंट से इस मीन पॉइंट से इतना डिस्टेंस, फिर इतना डिस्टेंस की कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये थे कुछ हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर, और आगे मैं करवाऊंगा इसको, आगे डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट में हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और क्लास को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दो उसको जल्दी से, नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर दो जल्दी से।